नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन के खबरों के साथ। कोरोना वायरस का खतरा देश और दुनिया में बढ़ता जा रहा है, लेकिन आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार सहूलियत दे रही है। इसी क्रम में आज जिले के कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधक की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि, साथ ही जिले के एसपी, कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से किन चीजों में छूट देनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि रीवा सांसद जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधक की बैठक हुई, जिसमें जो प्रवासी श्रमिक रीवा में आ रहे हैं उनकी ठीक से व्यवस्था हो, साथ ही अगर वह गांव में पहुंच रहे हैं तो वहां पर क्वारंटाइन हो और उनके भोजन की व्यवस्था के साथ साथ संक्रमण फैलने न पाए, इसके लिए क्या एहतियात की आवश्यकता है, इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ बैठकर चर्चा की। हम सब उम्मीद करते हैं कि जैसे रीवा अभी तक बचा रहा है, आने वाले समय में भी जिले के मजदूरों के वापस आने के बाद भी बचा रहेगा। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने यह भी बताया कि जिले में उपचार के लिए अभी 50 वेंटिलेटर हमारे पास हैं, 900 बेड की हमारी पूरी तैयारी है। यदि परिस्थितियां ऐसी बनेगी तो आइसोलेशन में मरीजों को रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि वेंटिलेटर एडवांस में उपलब्ध रहें। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने उम्मीद जताई है कि आगे सब अच्छा होगा और कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम होगा। ये आपदा प्रबंधन की बैठक थी सांसद जी की अध्यक्षता में, जिसमें जो प्रवासी हमारे श्रमिक आ रहे हैं उनकी ठीक से व्यवस्था हो, गांव में पहुंच गए हैं तो वो क्वारंटाइन रहें, उनके भोजन की अलग से व्यवस्था रहे और संक्रमण फैलने न पाए। इस पर क्या एहतियात की आवश्यकता है, इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ बैठ के विस्तार से चर्चा की है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जैसे रीवा अभी तक बचा रहा है, आने वाले समय में भी हमारे मज़दूरों के वापस आने के बावजूद भी बचा रहेगा। सब प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और शहर के बीचों बीच क्वारंटाइन बनाया गया है मार्केट स्ट्रीट को, इसको कहीं और भी शिफ्ट करने, इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं, शायद कल या परसों तक में शिफ्ट हो जाएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज का मैदान मार्तंड स्कूल के मैदान से 3 गुना बड़ा है, इसलिए जिला अस्पताल भी आप लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। मार्तंड स्कूल और जिला अस्पताल में जो स्क्रीनिंग होती थी अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी और वहीं से बाईपास से गाड़ियाँ आएंगी और बाईपास से निकल जाएंगी। सर, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी बता रहे थे, उसके भी समस्या, उसकी व्यवस्था हो रही है, अभी कमी नहीं है। 50 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, 900 बेड्स की हमारी पूरी तैयारी है। यदि परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी तो आइसोलेशन में मरीजों को रखने के लिए 900 बेड्स की हमारे पास व्यवस्था है। और जो आईसीयू है वो 400 बेड का है, 50 वेंटिलेटर वहाँ पर हैं और 50 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है वो मरीजों को हैंडल करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स और अन्य चीज़ें भी हमारे पास एडवांस में उपलब्ध रहें। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी जो 14 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं। उसमें 4 लोग तो घर चले गए हैं और बाकी लोग भी घर चले जाएंगे, ऐसी डॉक्टरों की को पूरी उम्मीद है। रीवा में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा रीवा संभागीय कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हुए मांग की कि कोरोना के खिलाफ प्रशासन जिस लड़ाई की बात कर रहा है उसकी वास्तविक स्थिति बहुत अलग है और साथ ही प्रशासन द्वारा लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि गुड़ क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जनता भय में है और जिस एरिया को कंटेनमेंट किया गया है वह भगवान भरोसे है। साथ ही संजय गांधी अस्पताल का भी लोड फ्री किया जाए और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड के इलाज के लिए अधिकृत किया जाए।
क्योंकि संजय गांधी अस्पताल में संभाग भर के अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति इलाज के लिए आते हैं, लेकिन 50% अस्पताल कोरोना पेशेंटों का हो चुका है। ऐसे में अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाए। इस मौके पर जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राकेश तिवारी, महिला कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कविता पांडे, जिला कार्यकारी अध्यक्ष वसीम रजा सहित अन्य उपस्थित रहे। जी राकेश तिवारी जी, अभी आप कांग्रेस साहब से मिले हाँ, कोरोना के संबंध में, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो उन्होंने दिया कि हम व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। हम लोगों की मांग एक तो ये थी, जो कल चागाट बॉर्डर पे मजदूर बाहर से आ रहे थे, उनके साथ प्रशासन के लोगों ने मारपीट की। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, और जो भी बाहर से हमारे मजदूर आ रहे हैं उनकी एक बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम लोगों को, आप कविता जी ने बता दिया है, जो यहाँ पर प्रशासन दिखा रहा है उसमें और व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। केवल हम कागजी खाना पूर्ति के चलते यह स्थिति हो गई है कि जो रीवा हमारा सुरक्षित था, कहीं ना कहीं पूरी तरह से असुरक्षित हो गया, और आम जनमानस भयभीत है कि साहब हम अपना बचाव कैसे करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। उमरिया में 4, गुड़ विधानसभा के उमरिया में 4 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कुल 2 नगर सेना के सिपाहियों के मध्य उस गांव की व्यवस्था है, वहां खाने का इंतजाम नहीं है। कल जो पांडेकर के लड़का जो है, उसकी माँ को बीपी था, उसकी दवाई नहीं थी, वहाँ कोई दवाई देने वाला नहीं था। कुल 2 डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में थे, जिसकी एक की ड्यूटी वहाँ पे लगा दी गई है उमरिया, और एक आदमी 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। इससे आप बेहतर समझ सकते हो कि 24 घंटे ड्यूटी करने वाला कितनी अच्छी सेवा दे सकता है। एक जो टेम्परेचर के लिए स्कैनर से ये लोग जो टेम्परेचर लेते हैं और ये बताते हैं कि साहब ये फिट है, वो मीटर माने स्कैनर भी उमरिया भेज दिया गया है, गुड़ में कुछ भी नहीं है। जबकि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुड़ में है, और नहीं तो अरबों रुपये महीने में कमा रहे हैं इस क्षेत्र से, लेकिन इन लोग इतनी व्यवस्था तक नहीं कर सकते हैं कि एक स्कैनर और एक वाहन का इंतजाम कर दें, जिससे प्रशासनिक अधिकारी जाके वहाँ पर लोगों के बारे में बता सकें। तीसरी चीज़, अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने केवल चिट्ठियाँ जारी की हैं। क्वारंटाइन सेंटर हमने कल देखे हैं, एक भी व्यक्ति कहीं नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, न किसी के रुकने की व्यवस्था है, न किसी के रहने की व्यवस्था है। केवल चिट्ठियाँ जारी कर दी गई, पंचायत स्तर पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न कोई दिशा निर्देश। निवेदन हमने अभी अपने कमिश्नर महोदय से किया कि आप संभाग के मुखिया हैं, हम लोग अभी तक यहाँ सुरक्षित रहे हैं। इस जिले की जनता को बचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, आप उसकी व्यवस्था करें, वरना कांग्रेस पार्टी को जो भी करना पड़ेगा वो करने से नहीं चूकेगी। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा। आए दिन हमारे विधायक महोदय, रीवा विधायक, सिमरिया विधायक कहीं शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं लोकार्पण कर रहे हैं। सत्ता की भूख इनको इतनी थी, 15 साल रहने के बाद भी पेट नहीं भरा, कि 15 महीने में इतना परेशान हो गए कि रीवा की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। इनको सिर्फ अपने ब्रांडिंग की पड़ी हुई है। आज तो व्यवस्था यह होनी चाहिए कि हम यह देखें कि व्यवस्थाएं कहाँ गड़बड़ है, उसको ठीक करने के लिए प्रशासन को निर्देश दें, लेकिन इनकी हालत वही हो रही है कि कोई मरे कोई मल्हार गावे। और अगर ऐसी स्थिति रही तो खुलेआम हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करेंगे, और ये जहाँ शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे वहाँ पर जाके मौके पर विरोध किया जाएगा। रीवा शहर के निपनिया पुल जो काफी सक्रिय है, बारिश की वजह से पुल के ऊपर से पानी निकलने लगता था। इसी वजह से पुल का नवनिर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने आज खुद प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन पुल में चल रहे काम का जायजा लिया और साथ ही निर्देशित किया कि जल्द से जल्द यह पुल बनाकर यातायात के लिए जनता को सौंप दिया जाए। हालांकि पुल दिसंबर तक बनकर तैयार होना था, लेकिन रीवा विधायक के मंशानुसार कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जल्द से जल्द पुल बनाने की बात कही। तो वहीं रीवा विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यह आश्वासन दिया है कि पुल बनने की पूरी तैयारी है और 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में जनता जनार्दन को यह पुल आवागमन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसकी पूरी तैयारी है और इसीलिए बीच में कुछ काम ज़रूरी था, तो 2 दिन के लिए पानी बंद हुआ था। आज से पानी शुरू हो जाएगा और सेंट्रल पियर को इतना उठा लिया गया है कि अब बरसात में भी स्लैब डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में जनता जनार्दन को ये पुल आवागमन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। सर, यहाँ पे दोनों मुस्लिम के द्वारा
खाना आप लोगों को दिशा निर्देश को वितरित किया जा रहा है, तो कैसे दिशा निर्देश? सोनू मुस्लिम जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार इस कोरोना के महामारी में मैं देख रहा हूँ कि वो लगातार गरीब ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाते थे और प्रतिदिन अपने परिवार का पेट भर पाते थे, ऐसे लोग काम न होने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण उनको मदद की आवश्यकता थी। सोनू मुस्लिम जी ने बहुत ही सेवा का काम किया है और ऐसे लोगों की बड़ी मदद की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, रीवा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी को? किस तरह से रीवा की जनता को से मेरा निवेदन यही है कि अभी अपने जीवन में उन तमाम जो संयम है, जो कोरोना के वायरस के संक्रमण से हमको बचाने का काम करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारें। कम से कम 2-3 महीने अभी हमको लोगों से मिलने में हाथ नहीं मिलाना है, नमस्कार करना है, लगातार साबुन से और सैनिटाइज़र से अपने हाथ धोते रहना है, गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है और किसी से यदि हम बात करें तो कम से कम 1 मीटर की दूरी से बात करें। इस तरह के संयम का यदि हम परहेज करेंगे, संयम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी से जिस तरह से रीवा अभी बचता आया है, आगे भी सुरक्षित रहेगा। कोरोना संक्रमण से बचने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग अब गांव-गांव में पैम्पलेट का वितरण कर लोगों को जागरूक करेगी। इसकी जानकारी खुद संभाग के आईजी चंचल शेखर ने दी। पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने कंट्रोल रूम में इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी आबिद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, एएसपी मऊगंज गोपाल दास खंडेल सहित एसडीओपी उपस्थित रहे। आईजी ने कहा कि जो लोग बाहर से गांव आ रहे हैं उनको हैंडपंपों में पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के फैलने के कारण और उसे बचाव के संबंध में आम लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस पैम्पलेट बनवा रही है। करीब 1.5 लाख पैम्पलेट गांव-गांव में वितरित करवाए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक पैम्पलेट 4 पन्नों का रीवा पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है। ये कोई नए गाइडलाइंस नहीं हैं, ये भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी होते रहे हैं, परंतु ये अभी अधिकारियों के सर्किल में ही था। इसको सभी इस तरह के जो नोटिफिकेशंस हैं उससे निकाल करके कि क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है, कंटेनमेंट जोन क्या है, उसमें रहने वाले लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर खुले बाज़ार खुल गए हैं तो उसमें कैसे जाना है, दुकानों में जाते हैं तो कैसे करना है, जो आम जनता को इससे संबंधित है। इसके लिए जगह जगह से इसको अलग अलग सर्कुलर से निकाल के एकत्रित किया गया है और एक जगह किया गया है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया गया है। करीब 1.5 लाख छपवाए गए हैं ताकि हम इसको सभी एसडीओपी और सीएसपी साहबान को दिए हैं, वो अपने क्षेत्र के गाँव में जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कराएं। और लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं। हम लोग हर नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तब हम थोड़े से अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं कि कैसे कोरोना लग सकता है, कैसे नहीं लग सकता है। पर जो लोग ये नहीं जानते हैं, वो एक भी उनके गांव में कोई पॉजिटिव केस आ गया तो उसको धुतकारते हैं, उससे छुटकारा पाते हैं, उसको छुआछूत करते हैं। यहाँ तक कि जो प्रवासी मजदूर मुंबई वगैरह से आ रहे हैं, किसी जगह हैंडपम्प में पानी पीने के लिए जाते हैं तो लोग उसको मना करते हैं, मेरे हैंडपम्प से पानी मत पियो। तो ये बात सही नहीं है। हैंडपम्प से पानी पीने से कोरोना नहीं फैलता है। ऐसी ही जानकारियाँ इस पैम्फलेट में लिखी गई हैं। जो लोग पढ़ेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी बाज़ारें खुल गई हैं लेकिन बाज़ार में लोग आते नहीं हैं, उनको डर है कि कहीं बाज़ार आए तो ऐसा ना हो जाए। लेकिन अगर बाज़ार आएँ और डिस्टेंसिंग का फ़ायदा रखें, मास्क लगाएं, तो एक आदमी अगर मास्क लगा रहा है तो कितने % बचाव हो रहा है, संक्रमित आदमी अगर मास्क लगा रहा है तो कितना % बचाव हो रहा है, ये सब जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। और होम क्वारंटाइन के अंदर भी कैसे बिहेव करना है, जैसा मैंने बताया कि बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखना है कि वो संक्रमित के टच में ना आए। तो इस तरह की जानकारियाँ लोगों तक जाएगी तो मुझे लगता है कि जो उनके द्वारा जो कभी कभी इस तरह के बर्ताव किए जाते हैं या बचाव के जो साधन अपर्याप्त लिए जा रहे हैं वो सही होगा। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन हुआ जिससे कोरोना संक्रमण के खतरे को रोका जा सके, लेकिन कुछ ऐसे धंधे भी जुड़े हुए हैं लोगों से जिनका धंधा इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से चौपट हो गया है। बता दें कि होटल व्यापारियों के साथ साथ जिम संचालकों को भी लॉकडाउन में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं।
शहर में जितने भी जिम खुले हैं उनकी कमाई बंद होने की वजह से उन्हें जिम का किराया देने में मुश्किल हो रही है और मकान मालिक किराया लेना चाह रहे हैं। इससे परेशान होकर आज कुछ जिम संचालकों ने रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग की है कि या तो जिम खोलने की अनुमति दी जाए जिससे वह पैसा कमा सके और फिर जिम का किराया माफ कराया जाए। क्या नाम है आपका? सुभाष सोनिया। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या विषय? विषय ये है कि हमारा जो रेंट से चल रही जिमें उनका किराया माफ़ किया जाए या तो हमारे लिए कुछ ऐसे आदेश किए जाए कि हम अपनी जिम चला सकें, क्योंकि हम लोग की आजीविका उसी से चलती है और जब हम उससे कमाते हैं तभी हम किराया देते हैं। अब मकान मालिक क्या किराया वगैरह मांगने लगे। कहाँ पे आपका जिम है? हम लोगों का क्या है, ये आपका नया बस स्टैंड पहले प्लानेट फिटनेस जिम है, वहाँ पे है। तो इसलिए हम लोग आवेदन देने आए कि कुछ इसके लिए निर्देश किए जाए। कितने लोग लगभग जिम में काम करते हैं? जिम तो काफ़ी जिम, सभी जिम के लिए सब तरफ से हम लोगों ने दिया है, ये आप देख सकते हैं, सभी जिम की तरफ से है। लगातार बढ़ते लॉकडाउन में इन प्रवासी मजदूरों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अब अपने राज्यों को जाने को मजबूर हो गए हैं, पर प्रशासन ने इन मजदूरों के लिए अपने ही राज्य में लॉटरी खोल दी है। लॉकडाउन 4 लोगों को राहत तो दे रहा है, पर वो मजदूर जो दूसरे राज्यों में अपने परिवार के साथ मजदूरी करते हैं किसी भी प्रकार अब अपने घर जाने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। मजदूर अब इस कड़ी धूप में भी छोटे बच्चों व घर का सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्यों को निकल पड़े हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी हैं कि बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं, पर कहते हैं कि कहीं इस घड़ी में कोई तो मदद करेगा। पैदल चल रहे मजदूरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रवासी मजदूरों की क्या हालत है, पर प्रशासन इन मजदूरों को हर संभव मदद रात दिन कर रही है। एक यही नज़ारा शहडोल जिले के बुढ़ार में भी देखने को मिल रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अभी जिला प्रशासन से बात की गई, तो वहाँ से बस की सुविधा है इनके लिए छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक। ये छत्तीसगढ़ जाने वाले मजदूर हैं, कानपुर से आए हैं, यहाँ पर ले आए अपन ने। यहाँ इनका स्क्रीनिंग वगैरह होगी, इनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। भोजन के उपरांत जब बस आएगी तो इसको बस से छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक रवाना कर दिया। सर, लगभग अभी तक अपने ज़िले से कितने मजदूर पलायन कर चुके होंगे? अपने ज़िले से मजदूरों को पलायन नहीं हो रहा है। ये प्रवासी श्रमिक हैं जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से। तो लगभग 10,000 से आसपास चले ही गए हैं लगभग अभी तक, जिनको शासन द्वारा व्यवस्था की गई है बस के माध्यम से या अन्य वाहनों के माध्यम से। प्रमोद सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? कानपुर से। कितने लोग हैं? 12 लोग। पैदल आ रहे थे? पैदल आए हैं, कुछ दूर ट्रक मिल गया, ट्रक में बैठ गए। खाने पीने की व्यवस्था आप लोग? खाने पीने की व्यवस्था है। अभी तक कब चले थे आप? हम लोग चले हैं परसों से। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए आपको? हाँ, 3 दिन। अभी खाना कितनी बार खाया आपने? खाना सिर्फ एक ही बार खाया, एक ही बार। इलाहाबाद में। अभी आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? यहाँ पे ये कसीला था, उनको देखे रोड पे, लेके आए पिकअप करके। क्या नाम है? प्रमोद सर। कहाँ से आप? कानपुर से। जा कह रहे हो? बिलासपुर। शहडोल जिला, जहां जिले के हर कोनों से अवैध कामों की सूचना प्रशासन को लगातार लोगों के माध्यम व मीडिया के द्वारा दी जा रही है, पर शायद ये माफिया अभी भी प्रशासन की कार्यवाही से अनजान बने हुए हैं। शहडोल जिले के कुछ थाना क्षेत्र के माफिया सक्रिय हैं, चाहे वो रेत के हों या फिर कोयले की, पर कार्यवाही उन रेत या कोयले के सरगना पर नहीं होती, बल्कि गाड़ियों पर माइनिंग के तहत करके गाड़ियों को छुड़ा लिया जाता है और फिर अपने अवैध कामों को शुरू कर दिया जाता है। कुछ दिनों से शहडोल पुलिस प्रशासन व माइनिंग ने लगातार रेत व कोयले में कार्यवाही की, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला, बल्कि माफिया अपने कामों को और तेजी से शुरू कर दिए हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। यहाँ पे लगातार आपके समाचार पत्रों के माध्यम से या के सोशल मीडिया द्वारा लगातार ये किया जाता है कि भटली घाट में गाड़ियाँ लग रही हैं, 40-50 गाड़ियाँ लगी। पर दुर्भाग्यजनक है कि वहाँ इतनी जगह उस नदी में ना तो रेत है, पर फिर भी आप लोगों के द्वारा जो ये लगातार खबरें दी जा रही हैं उसके आधार पर समय समय पर बार कार्रवाइयाँ की जा रही। कल भी ये खबर मिली थी कि 40-50 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मेरे द्वारा स्वतः रेड किया गया, तो वहाँ पे सिर्फ 3 गाड़ियाँ जो 2 ट्रैक्टर नदी के उस पार देखे थे और
एक ट्रैक्टर इस पार था, जो क्योंकि हम इस पार से गए थे तो उसको तो हमने पकड़ लिया। 2 नदी के उस पार होने की वजह से हमारी पहुँच से दूर थे, इसलिए हम पकड़ नहीं पाए। सर ये अभी क्या लग रहा है कि आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाई थाने के द्वारा की जाएंगी? मैं लगातार हर दूसरे या तीसरे दिन लगातार नायब तहसीलदार या माइनिंग विभाग के अधिकारी लगातार उन पर रेड करके और दबाव बनाया। अभी 3-4 दिन पहले वहाँ से डंप की हुई रेत भी जब्त की गई थी। तो प्रशासन लगातार इन अवैध कृत्यों को रोकने के लिए प्रयासरत है और निश्चित तौर पर लगाम लगाई। सर जो गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी मालिक कौन है सर? गाड़ी मालिक है विनोद यादव। विनोद यादव, वहीं का जरवाही का है सर? जी, जरवाही के पास कोई गाँव है। ठीक सर। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.